अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने लगी हूँ आपको CVS फार्माकोलॉजी की गाइडलाइन। तो उसमें से सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 है ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो ये जो टेबल है ये आपको सारा रट्टा लगाना है, ठीक है, याद करना है। एंड वाले वो जो चैप्टर के एंड पे टेबल है ना उसके साथ मिला के ये जो लेआउट है याद करनी है, और हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। इसके बाद ये जो डायग्राम है कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस, ये बीटा ब्लॉकर्स कैसे एक्ट करते हैं, ये डायग्राम अच्छी है, ठीक है, इसमें बताया हुआ है, ये कर लें। इसके बाद इस डायग्राम में ये सारे जितने भी सिम्पैथोप्लेजिक है ना ड्रग्स, उनका साइड ऑफ एक्शन बताया हुआ है, ठीक है। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आर्क भी दिखाई हुई है, ये डायग्राम करनी है। इसके बाद अल्फा 1 एगोनिस्ट जो होते हैं वो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी ऐसी क्यों है। इसके बाद कैप्टोप्रिल की टॉक्सिसिटी, ठीक है, ये ऐसे क्यों है। डायबिटिक किडनी में अगर हम ये एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट यूज़ करें तो डायबिटिक किडनी में प्रिवेंट करते हैं, डायबिटिक किडनी में ये को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सॉरी। तो क्यों करते हैं, ये ऐसी क्यों है। इसके अलावा ये जो ACE इनहिबिटर्स है ना, ACE इनहिबिटर्स, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी ऐसी क्यों है, ठीक है, सारी करनी है आपने। इसके बाद ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ये भी ऐसी क्यों है। क्लिनिकल यूज ऑफ, इसमें ये जो स्टेप टू केयर करते हैं, ये कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी ऐसी क्यों है। ये बाकी टेबल से बताती हूँ मैं आपको। ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन, इसमें सबसे पहले डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, फिरोसिमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी आनी चाहिए फिरोसिमाइड की। इसके बाद सिम्पैथोप्लेजिक्स आ जाते हैं, इसमें सेंट्रली एक्टिंग है, उसमें क्लोनिडीन के क्लिनिकल यूजेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिए हुए सारे, एक ही दिया हुआ है यहाँ पर। क्लोनिडीन के यूजेस आते हैं ऐसी क्यों अलग से। इसके अलावा टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, इसके क्लिनिकल यूजेस पूछ लेते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी आती है, ठीक है। इसके बाद ग्वेनाड्रेल की ग्वेनिथीन के नाम से ना इसमें नोट आता है, ठीक है, इसमें इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन हो जाती है इसमें, ठीक है, ये भी ऐसी क्यों है। इसके अलावा प्रेडोसिन मैंने आपको बताया, ये हम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं। इसके अलावा इसके प्रेडोसिन के अलग से यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स का प्रोपेनोलॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाइपरटेंशन में कैसे रोल प्ले एक्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद वेज़ोडाइलेटर्स आ जाते हैं, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ऐसी क्यों है, इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है, ठीक है, इसके क्लिनिकल यूजेस भी ऐसी क्यों है। इसके बाद इसमें हाइड्रेलाजीन है, इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल, इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है। नाइट्रोप्रोसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है। इसके अलावा फिनोल्डोपैम की टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है। आगे से एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट आ जाते हैं, इसमें से ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं, कैप्टोप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसी क्यों है, इसके क्लिनिकल यूजेस भी ऐसी क्यों है। इसके अलावा इसकी टॉक्सिसिटी भी ऐसी क्यों है। एंजियोटेंसिन एंड नाम सारे ड्रग्स के आपको आने चाहिए, ठीक है, सारी क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी क्यों है कि लुजार्टन का क्या एडवांटेज होता है और कैप्टोप्रिल, ठीक है, ये भी ऐसी क्यों है। आगे आ जाता है चैप्टर नंबर 12 ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। तो ये सारा आपको आना चाहिए, ये जो लेआउट बताई हुई है, ठीक है, इसको पीछे वाले टेबल के साथ करके इसका सबके नाम, सबके मैकेनिज्म एक्शन आना चाहिए, ठीक है। नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैल्शियम ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन एंजाइना,
एंजाइना पिक्टोरिस। इसके अलावा सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, ये सारी डायग्राम में ये तीनों चीज़ों का बताया हुआ, नाइट्रेट्स, कैल्शियम ब्लॉकर्स और सिल्डेनाफिल का, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स, ये भी एससीक्यू है। टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रेट्स भी एससीक्यू है। साइनाइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट भी एससीक्यू है। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंजाइना, इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके क्लिनिकल यूजेस, टॉक्सिसिटी। बीटा ब्लॉकर्स आगे से, बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, टॉक्सिसिटी। आगे ये जो टेबल है इसमें से अगर नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ कंबाइंड देना तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये टेबल सारा आपने करना है। ये एंड वाला कंबाइंड इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। टेबल से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। नाइट्रेट्स की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए ना सबसे पहले आपको, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी क्लिनिकल यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी, ठीक है। आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी और यूजेस। बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये ड्रग्स यूज फॉर इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन, जिसमें सिल्डेनाफिल आ जाते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आगे आ जाते हैं ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर, इसकी भी ये सारी लेआउट याद करनी है और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आना चाहिए। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका एससीक्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे डिगोजिन के नाम से मतलब ये आता है, तो ये बताया हुआ है यहाँ पे सारा मैकेनिज्म। इसके कार्डियक इफेक्ट्स एससीक्यू है। इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी एससीक्यू है। क्लिनिकल यूजेस भी एससीक्यू है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एससीक्यू है। इसके अलावा लूप डायूरेटिक्स एंड थायराइड का क्या ताल्लुक है, ठीक है, इसके साथ ये भी एससीक्यू है। डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी भी एससीक्यू है। आगे डिजिटैलिस की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये भी एससीक्यू है। बीटा ब्लॉक एगोनिस्ट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं एक्यूट फेलर में, और बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म वैसोडाइलेटर्स कंजेस्टिव हार्ट फेलर में कैसे एक्शन करते हैं, ये भी एससीक्यू है। हाइड्रोलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी भी एससीक्यू है। यहाँ से मैं बता देती हूँ एक बार। तो डिजिटैलिस है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, टॉक्सिसिटी है, इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। और इसके बाद वैसोडाइलेटर्स में से हाइड्रोलाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 14 एरिथमिया के लिए जो ड्रग्स होते हैं, इसमें भी ये लेआउट सारी याद करनी है, ठीक है। ये समझ करने वाला चैप्टर है। सबसे पहले नॉर्मल ये बताया हुआ है सारा कुछ, तो ये आपने करना है। एक्शन पोटेंशियल के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे सबके जो ईसीजी इफेक्ट्स बताए हुए हैं। ईसीजी इफेक्ट्स के नाम से अलग से क्वेश्चन आता है ड्रग्स का, तो इसमें से क्विनिडीन का की ईसीजी इफेक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है। ड्रग्स विद ग्रुप 1 का एक्शन, ठीक है, ये एससीक्यू है। प्रोकेनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एससीक्यू है। इसके अलावा लिडोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एससीक्यू है और फ्लिकेनाइड का है, ठीक है, ये भी एससीक्यू है। इसके बाद लिडोकेन की टॉक्सिसिटी, लिडोकेन के यूजेस, ठीक, दोनों एससीक्यू हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रुप 2, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीटा ब्लॉकर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर्स के क्लिनिकल यूजेस। और ग्रुप 3 में आ जाते हैं एम्यूड्रॉन का क्लिनिकल यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। ये एम्यूड्रॉन का एक्शन बताया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ्स लाजमी करने हैं सबके। आगे आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के यूजेस और ये कैसे काम करता है, ये सारा बताया हुआ है यहाँ पर।
आगे डायूरेटिक्स एंड अदर, तो इसमें सबसे पहले ये लेआउट करनी है। ये वाली डायग्राम बड़ी अच्छी है, यहाँ पे हर का बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एक्ट कर रही है। इस चैप्टर की ना डायग्राम्स सारी करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, SCQ आए हुए हैं इसमें से। इसके बाद लूप डायूरेटिक्स, इसके क्लिनिकल यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी, इसको एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्यों यूज़ करते हैं, ये भी SCQ है। इसके बाद थायराइड डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, सारा का सारा। लूप ऑफ डायूरेटिक्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन SCQ है, ठीक है। थायराइड डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी, दोनों SCQ हैं। इसके बाद पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं, इसके भी क्लिनिकल यूजेस, इसकी टॉक्सिसिटी। आगे ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आ जाते हैं, इसमें इसके कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं, उनके नाम आने चाहिए सारे। दिस इज़ ऑल अबाउट द CVS फार्माकोलॉजी। थैंक यू।